डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टेट 2022 के टीजीटी साइंस के फिजिक्स सॉल्यूशन। और ये सेट ए के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, टू एंड्स ऑफ रोड एल जिसकी लेंथ और रेडियस है आर ऑफ द सेम मटेरियल आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स कंडक्ट्स द मैक्सिमम हीट। किसमें से मैक्सिमम हीट जाएगी वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर हम लगाएंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इक्वल होता है के इंटू में एरिया इंटू में टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि डेल्टा टी और डेल्टा एक्स। के है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी है इन ये जो एंड है इनके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा एक्स है उनकी लेंथ। मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इक्वल टू के एरिया डेल्टा टी अपॉन में लेंथ। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास चार अलग अलग तरह के वायर्स हैं या कह लीजिए रोड है, उनका जो टेम्परेचर सभी का वो सेम है लेकिन लेंथ और रेडियस डिफरेंट है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर डेल्टा टी मान लीजिए सेम है तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है के तो कांस्टेंट है और सेम मटेरियल है, तो इसलिए के सभी के लिए सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एरिया पर डिपेंड करेगा और लेंथ पर डिपेंड करेगा इनवर्सली एरिया पर डायरेक्टली। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेडियस के स्क्वायर पर और इनवर्सली डिपेंड करेगा लेंथ पर। तो हम ये देखेंगे मैक्सिमम हीट के लिए हमें पता करना है। मैक्सिमम हीट का मतलब ये होगा कि जिसका आर स्क्वायर अपॉन एल सबसे ज्यादा होगा उसी में हीट मैक्सिमम फ्लो करेगी, यानी कि फॉर मैक्सिमम हीट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मस्ट बी मैक्सिमम और आर स्क्वायर अपॉन एल मस्ट बी मैक्सिमम। तो हम सभी केसेस में आर स्क्वायर अपॉन एल फाइंड करेंगे कि कितना होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देख करके आर स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन एल। आर कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन में लेंथ कितनी है 25। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आएगा 1 अपॉन में 100। ऐसे अगर मैं सेकंड के लिए सोल्व करूं तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 50, सो इट विल बी जस्ट 1 अपॉन 50 रहेगा ये। तो थर्ड में 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 अपॉन में लेंथ 75। मैं आर स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे आएगा 3 अपॉन में 100। फिर अगर मैं थर्ड केस को लूँ फोर्थ को, तो ये 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में लेंथ कितनी है 100, सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 25। देखो आर स्क्वायर अपॉन एल मैक्सिमम होना चाहिए, तो अगर मैक्सिमम वो कब होगा 1 अपॉन 25 के केस में, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू इसी में, डिनोमिनेटर में कम वैल्यू होगी तो न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। क्योंकि अगर मैं 3 अपॉन 100 भी देखूँ तो ये नियरली 33.33 आएगा, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसका आर स्क्वायर अपॉन एल मैक्सिमम और उसकी हीट भी मैक्सिमम रहेगी, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92, अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय अ थ्रोवर 6 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, यानी कि यहाँ से ये ऊपर गई और फिर ऊपर से नीचे आई, तो इसको टोटल जो टाइम लग रहा है वो 6 सेकेंड का लग रहा है। हमसे पूछा है कि जो हाइट है वो कितनी होगी, तो मान लेते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो h है। अब देखिए एक कंसेप्ट है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है बॉल को उतना ही टाइम में सेम हाइट के लिए वो नीचे आने में लगेगा। यानी अगर टोटल टाइम 6 सेकेंड है तो ऊपर जाने का टाइम होगा 3 सेकेंड, नीचे आने का भी टाइम कितना होगा 6 सेकेंड। अपने हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और जब भी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो वही उसकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी, यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इस पॉइंट के लिए इनिशियल स्पीड होगी 0। हमें हाइट पता करना है और यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा प्लस माइनस जी के इक्वल। अब जब मोशन हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ तो ऐसे में एक्सेलरेशन प्लस जी लेते हैं, क्योंकि
जो स्पीड होती है वेलोसिटी वो इंक्रीज होती है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो हाइट के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइट इक्वल टू हो जाएगा u तो 0 है, चलो मैं पहले लिख देता हूँ इसको, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। सो h विल बी इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर हाफ g की वैल्यू 10 ले सकते हैं और टाइम है 3 सेकेंड, तो उसका स्क्वायर ये हो गया 5 इंटू में 3 3 जा 9, तो 5 9 इंटू 45 मीटर आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 94 है, इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। मान लेते हैं कोई वुडन ब्लॉक है और अब बॉडी लूजेस मतलब बॉडी कोई भी मान लेते हैं, बुलेट मान लेते हैं कि इसमें एक बुलेट जा रही है, लेट उस बुलेट की इनिशियल स्पीड में मानता हूँ भी v या u कह सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि इसकी इनिशियल स्पीड u है। अब ये जब 3 सेंटीमीटर अंदर जा रही है, यानी कि इसने डिस्टेंस कुछ कवर किया, ये अंदर गई कितना 3 सेंटीमीटर, बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, लेकिन 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के लिए इसकी इस पॉइंट पर मान लीजिए a पॉइंट से एंटर करी, b पॉइंट पर आ गई, तो b पॉइंट पर आते आते इसकी जो स्पीड है वो हाफ हो गई है, बोला ना हाफ लूज कर दी तो बची कितनी, हाफ। अब पूछा है देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि फर्दर ये और आगे कितना आगे जाएगी कि रेस्ट पे आ जाए। अब देखो 3 सेंटीमीटर जाने में ही उसकी स्पीड हाफ हो गई है, तो अगर ये थोड़ा और आगे जा रही है तो मैं मान लेता हूँ कि लेट सी पॉइंट पर गई, जहां पर इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0। तो मुझे फाइंड करना है कि BC जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, और मैं मान लेता हूँ BC का जो डिस्टेंस है लेट फिलहाल के लिए x है, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ सिचुएशन क्या है। कोई बुलेट है, कोई बॉडी है, वो किसी बॉक्स में एंटर करी, फिर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जितनी उसकी पहले वेलोसिटी थी अब वो हाफ हो गई है, मैग्नीट्यूड के लिए हाफ हो गया, फिर फर्दर वो और कितना आगे जाएगी कि उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाए, ये हमें पता करना है, BC डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिर से हम इन इक्वेशन का यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस AT, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्योंकि ये अंतर जा रही है तो इसमें कुछ रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पहले जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो a से b जाने तक की कर रहा हूँ। अब जब वो b पॉइंट पर पहुंच गया तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, जितनी पहले थी उसकी आधी, यानी कि u/2 प्लस इनिशियल कितनी मानी मैंने u, तो u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन ही तो हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू में a, तो 6a इक्वल आएगा u स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस u स्क्वायर या फिर माइनस के 3 u स्क्वायर अपॉन में 4, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3 u स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 6, ये 6 नीचे आएगा तो ये हो गया 2, फिर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 8। तो ये नेगेटिव का मतलब ये है कि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो हमने B से A से B तक के लिए कैलकुलेशन कर ली, अब हम करेंगे B से C के लिए कैलकुलेशन। देखो रिटार्डेशन ये कांस्टेंट होगा, तो अब जब हम फर्दर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसी एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। तो B से C जाने में अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन, देखो टाइम तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है और ना ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं डिस्टेंस के लिए थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में डिस्टेंस। अब देखो C पॉइंट पर आने पर फाइनल स्पीड कितनी हो गई है 0। अब ये इनिशियल स्पीड हम यहाँ पर लेंगे B पॉइंट की, तो B पॉइंट की जो स्पीड थी वो u/2 थी यहाँ पर, तो u/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस के u स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू में जो डिस्टेंस है BC का वो हमने x माना हुआ है, x हमें फाइंड करना है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे ये आएगा 4, अब माइनस साइन को इधर ले आ रहे हैं हम, पॉजिटिव हो जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में x इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ से अगर हम देखें u स्क्वायर बाय 4 से u स्क्वायर बाय 4 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट, मतलब लिफ्ट है,
उसके अंदर कोई पर्सन है और वो किसी वेटिंग बैलेंस पर खड़ा हुआ है। इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड देन द रेटिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू, देखो अगर ये लिफ्ट ऊपर जाती है तो जो इसका एपरेंट वेट होता है पर्सन का वो होता है mg+a, इंक्रीज हो जाता है। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो जो एपरेंट वेट होगा डाउनवर्ड मोशन के लिए वो होगा mg-a। अभी इस केस में वो आ तो डाउनवर्ड ही रही है, लेकिन जब फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल, तो एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाएगा। तो जो उसका एपरेंट वेट है वो कितना होगा mg-a, तो g हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा g-g 0, जो एपरेंट वेट होगा वो हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन होती है वेटलेसनेस की, यानी कि अगर लिफ्ट सडनली उसका तार टूट करके वो गिरने लगे तो वेटलेसनेस की कंडीशन होगी और जो पर्सन होगा उसका वेट 0 हो जाएगा, तो जो रीडिंग होगी बैलेंस की वो 0 दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्यान रखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करके हमें करेक्ट ऑप्शन पे जाना है। पहला द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। द एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, देखो एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं इसको और हमें इनकरेक्ट ही लेनी है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन लाई करता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, तो मोस्टली जो मास होगा वो न्यूक्लियस में ही कंसेंट्रेटेड रहेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ, ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, देखो कुछ एटम ऐसे हैं जो अनस्टेबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट है गलत। पहली बात जैसे ये है द एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो ये देखो कि सेकंड किस किस में आ रहा है, सेकंड एक तो बाकी तो हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब सेकंड इन दोनों में आ रहा है और फोर्थ भी यहाँ पर रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 102, इन अ टेप रिकॉर्डर व्हाइल कनेक्टिंग 6 सेल्स इन अ बैटरी इन सीरीज मिस्टेक 1 सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलरिटी, मतलब हमारे पास 6 सेल है लेकिन एक को गलती से उल्टा कर दिया है, मान ली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाले को हमने रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट कर दिया है। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इज 24 ओम, और इसको जो हम कनेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल लोड वो है 24 ओम, आर इक्वल टू है 24 ओम, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1 ओम एंड ईएमएफ इज 1.5, देखो हर एक का 1.5 वोल्ट है और हर एक का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ओम। इसको कनेक्ट कर देते हैं। पूछा है कि करंट कितना होगा, आई फाइंड करना है, तो करंट इक्वल होगा जो नेट ईएमएफ है अपॉन में जो आर इक्विवेलेंट है सर्किट का। अब पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हैं इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो उनका जो नेट ईएमएफ आता है, मान लो इसका E1 है और इसका E2 है, तो वो E1 प्लस E2 हो जाता है। लेकिन अगर आपने पोलरिटी को रिवर्स कर दिया है तब के केस में जो ई नेट आएगा वो हो जाएगा E1 माइनस में E2। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे जो 5 सेल है वो तो सही कनेक्टेड है, लेकिन जो 6 सेल है वो रिवर्स पोलराइज्ड है। तो अगर मैं टोटल ईएमएफ देखूँ, ईएमएफ नेट वो कितना हो जाएगा 1.5 के हमारे पास 5 सेल है, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे 1.5। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 6 सेल है उसकी पोलरिटी रिवर्स है, तो 5 सेल तो सीरीज में कनेक्टेड सही है, उनको तो प्लस कर देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 से लेकर के 5 तक, माइनस कर देंगे जो लास्ट वाला सेल है क्योंकि वो रिवर्स पोलरिटी में कनेक्टेड है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू में 4, तो जो इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ है वो आ जाएगा 6 वोल्ट। एक और चीज़, अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके जो लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, यहाँ पर 6 है, तो R टोटल, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आप सेल को शायद मतलब इस तरह से पोलराइज करो, पोलरिटी में जोड़ो या रिवर्स पोलरिटी में जोड़ो, इंटरनल रेजिस्टेंस करंट को रोकेगा ही रोकेगा चाहे वो कैसे भी कनेक्टेड हो। तो इसलिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे 6 सेल का लेंगे, यानी कि एक सेल का है 1, तो टोटल 6 सेल का कितना हो जाएगा 6 ओम। ये तो हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, 24 ओम, तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R प्लस R एक्सटर्नल।
ये इंटरनल कितना है 6 और एक्सटर्नल कितना है 24, तो ये आ जाएगा 30 ओम। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, नेट ईएमएफ अपॉन में आर इक्विवेलेंट। नेट ईएमएफ है 6 और आर इक्विवेलेंट कितना है 30, तो जो नेट करंट आएगा वो आएगा 0.2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 105, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दे रखा है दो पार्टिकल का, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर टाइम, और P1 जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री और P2 जो एंगल बना रहा है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री बना लेते हैं। यह है P2 और ये एक्सिस है, टाइम वाली एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, बोला है विद द टाइम एक्सिस। तो पूछा है रेशो ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। देखो अगर हमारे पास xt ग्राफ हो, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम, तो जो उसका स्लोप आता है वो होता है tan थीटा, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, और यही होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर अब अगर हमें रेशो ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो अगर हम लिखें यहाँ पर Vp1 अपॉन में Vp2, सो इट विल बी इक्वल टू tan θ1 अपॉन में tan θ2 हो जाएगा। तो tan θ1 मतलब इसको हम θ1 मान लेंगे क्योंकि ये P1 बना रहा है, और ये हो जाएगा 45 डिग्री θ2। तो tan θ1 कितना है 30 डिग्री और tan θ2 कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो जो रेशो आएगा इनका, तो जो रेशो होगा वो होगा 1 अपॉन √3, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108, अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है उसका 50 ओम। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम। गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट 0.5 एम्पियर इज फ्लो थ्रू इट, यानी कि करंट इसमें जो जा रहा है वो है 0.5 मिली एम्पियर, जिस पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो पूछा है कि रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। देखो जब आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर को कन्वर्ट करोगे तो हमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होता है। जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे वो हाई रेजिस्टेंस होता है कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमें पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाना होता है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सीरीज में ही हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, और वही हाई रेजिस्टेंस कितना होगा हमें फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया हम आर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10, उसकी जो रेंज है वो है 10 वोल्ट की, मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज ये मेजर करेगा वो है 10 वोल्ट की। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू IR का। देखो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए 10 वोल्ट, तो यहाँ पर 10 वोल्ट लिख देते हैं। करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है वो 0.5 मिली एम्पियर है, इसको मैं लिखूंगा 0.5 10 की पावर -3। अब हम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लेंगे एक्चुअली, मतलब जो इन दोनों का नेट है। अभी मैंने आपको बताया था सीरीज के लिए दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा G प्लस R। G की वैल्यू हमें पता है 50 है, R की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 10 अपॉन में 0.5 इंटू में 10 टू द पावर -3 इक्वल टू G की वैल्यू 50 प्लस में R। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर जा गया 10, ये हो गया 2, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू 50 प्लस में R। या फिर आप इसको 20,000 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 50 प्लस R। जब 20,000 में से 50 जाएगा तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा 19,950 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1 जब वो अर्थ के सरफेस पर है। तो अर्थ के सरफेस पर उसका टाइम पीरियड T1 है। फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L अपॉन में G। अब T2 when taken to a height of R above the earth surface, R is the radius of the earth। तो अगर ये R रेडियस है तो सरफेस से भी हम R हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर टाइम पीरियड है T2। तो हमें फाइंड करना है कि T2 अपॉन T1 कितना होगा। देखो जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसमें चेंज आता है G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। मतलब जो H हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा उसका फॉर्मूला है G R अपॉन में R प्लस
h का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा h हाइट पर g 1 माइनस 2h अपॉन r, लेकिन यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि तब इस्तेमाल करते हैं जब हाइट बहुत कम हो रेडियस ऑफ अर्थ से, तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि बोला है कि जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। तो h हाइट ऊपर h बराबर कितना यहाँ पर r के, तो h हाइट जो रेडियस के इक्वल है वो अगर हम वहाँ पर g की वैल्यू फाइंड करें तो r, h को हम r लिख लेंगे क्योंकि h बराबर कितना है r के और इसका स्क्वायर। सो g r का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। तो इसको अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ से r कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाए g और 1/2 का स्क्वायर मतलब g अपॉन में 4। तो जो h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है जो पहले था उसका 1/4 हो गया है। तो जो टाइम पीरियड होगा t2 वो हम लिख सकते हैं t2 बाई रूट l अपॉन में g डैश, मतलब जो h हाइट ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो t2 विल बी इक्वल टू 2 बाई रूट l अपॉन में ये कितना है g अपॉन में 4, तो 4 जो यहाँ पर आएगा ये जाएगा l के साथ। सो t2 विल बी इक्वल टू 2 बाई रूट 4 l अपॉन में g। इसी तरह से हम t2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू में 2 बाई रूट l अपॉन में g, और 2 पाई रूट एल अपॉन जी वैल्यू किसकी है, जो टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पर है, 2 पाई रूट एल बाई जी t1 के इक्वल है। तो t2 अपॉन t1 कितना हो जाएगा 2 ओनली, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 2, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन तो इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, इसका मतलब एक्सपेंशन होगा गैस में, गैस जो होगी वो एक्सपेंड करेगी। तो कंप्रेशन वाला ऑप्शन हटा देते हैं, एक्सपेंशन वाला रख लेते हैं। इसके अलावा जो डिफ्यूजन होगा वो भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 114, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज फिल इन द कंटेनर। मतलब हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें गैस को फिल किया गया है और गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में, गैस जो होती है उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। अब पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल कब इंक्रीज होगा, तो पहला ऑप्शन है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, यानी कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है तो अब एटम्स को फैलने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, और जब ये आपस में और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे क्योंकि कुछ एटम बाहर आ गए तो वहाँ पे वैकेंसी हो गई है, मतलब खाली जगह हो गई है, तो वो मॉलिक्यूल दूर से दूर जाने की कोशिश करते हैं गैस के। तो इसका मतलब ये कि उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन है, जो मॉलिक्यूल सेपरेशन इंटरमोलिकुलर, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला तो सही है, मतलब कि इससे इंक्रीज हो जाएगा सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ गैस। देखो आप गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको जिस वेसल में भरो वो उसको कम्प्लीटली फिल कर देता है, तो अगर हम इसकी वॉल्यूम को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है वो और ज़्यादा उनको अब जगह मिल जाएगी एक्सपेंड होने की, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो इसकी वजह से भी जो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर, देखो प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगी, कंप्रेशन होगा तो मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, इससे सेपरेशन मॉलिक्यूल के बीच का नहीं इंक्रीज होगा। एडिंग मोर हाइड्रोजन, अगर आप और ज़्यादा हाइड्रोजन भर रहे हो तो फिर से आप और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को पास पास लाएंगे, तो ये भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115, the initial number of atom in a radioactive element with half life is 100 days is 9.6 into 10 की पावर 26। तो n नोट हमें गिवन है 9.6 into 10 की पावर 26 और t हाफ है 100 डेज। पूछा है कि नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग अनडीके, यानी कि n पूछा गया है जब टाइम 100 डेज होगा। देखो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n नोट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा और डी के कांस्टेंट जो यहाँ पर नहीं दिया है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन n और n नॉट, वो ये है n अपॉन n नॉट को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर स्मॉल n। अब स्मॉल n क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल n होता है
गिवन टाइम अपॉन में हाफ लाइफ। गिवन टाइम का मतलब जो क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन है ना, कितने टाइम बाद आप फाइंड कर रहे हो कि अंडे के न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो वो हो गया गिवन टाइम मतलब 500 अपॉन में हाफ लाइफ कितना है 100। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन नोट निकालना है। तो एन को आप ऐसे लिख सकते हैं एन नोट इंटू में 1/2 की पावर एन। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं। 9.6 एन नोट है 10 की पावर 26, 1/2 की पावर 5। तो वो 2 की पावर जो 5 होता है वो आएगा 32। सो हम इसको 32 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 इंटू में 10 की पावर 25। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। 118 वट विल बी द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। एनसीईआरटी में आप देखोगे क्लास 11th की सेकंड पार्ट, उसमें आपको ये एग्जांपल में क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो जो लेक होती है वो एक तरह का ओपन सिस्टम है और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। इसके अलावा जो स्विमर है जो स्विमिंग कर रहा है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ ही साथ अब वो एच हाइट नीचे है तो प्रेशर जो होगा यानी कि एच रो जी उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हाइट की मतलब डेप्थ करेंगे हम यहाँ पर, डेप्थ की वजह से भी इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है प्लस जो एच रो जी प्रेशर है वो कितना है। अब देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 atm की इक्वल, प्लस एक और चीज 1 atm इक्वल टू होता है 1.015 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब एच रो जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एच कितना हाइट है 10, पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आएगा 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। जी की वैल्यू कितनी है 10। तो इस कंप्लीट को अगर आप देखो तो ये तो 1 atm है, प्लस ये 10 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको हम पास्कल में, ये पास्कल है, लेकिन 10 की पावर 5 पास्कल इक्विवेलेंट किसके होगा 1 atm के है। तो 1 atm प्लस इसको हम पूरा लिख रहे हैं 1 atm, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 atm, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 121 बीट्स आर हेयर्ड ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ 2 साउंड वेव। जाहिर सी बात है जब 2 साउंड वेव के बीच में इंटरफ्रेंस होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली एक मतलब नियरली सेम हो, एग्जैक्टली नहीं, तो उनके बीच में बीट बनती है जब इंटरफ्रेंस होता है। हमें गिवन है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 100 मिलीसेकंड। तो पूछा है द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज। तो बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में ये पूछ रहे हैं और बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है μ1 माइनस μ2, ठीक है, या फिर 1 अपॉन में टाइम पीरियड। फिलहाल v1 v2 मतलब μ1 μ2 तो हमारे पास नहीं, टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे कितना होगा। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है जैसे अगर कोई वेव है तो इस तरह से ट्रेवल कर रही होती है, हमें गिवन है मैक्सिमम से मिनिमम होने तक, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी से मिनिमम इंटेंसिटी होने तक का जो समय है, मैं इसको t लिख रहा हूँ, वो 100 मिलीसेकंड है, ठीक है, या फिर इसको हम 100 मिली का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3 सेकंड। लेकिन हमें तो टाइम पीरियड चाहिए। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम से फिर से वो मैक्सिमम होने तक की जो टाइमिंग होती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, या एक मिनिमम से दूसरे मिनिमम तक जो टाइम होगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा वो इसका डबल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 100, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू में 100 इंटू में 10 टू द पावर -3 सेकेंड आएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में ये 10 की पावर 2 -1 मतलब -1, या फिर 2 अपॉन में 10 या फिर 0.2। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1 पॉइंट, टाइम पीरियड कितना आ गया 0.2। इसको अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये आ जाएगा 10/2 मतलब 5 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है कि इन सब में से कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होती है। तो एक तो प्लाज्मा तो होती है जिसमें आयनाइज गैस होती है, प्लेटलेट्स तो ब्लड के अंदर होती है, बीसी का मतलब होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, तो ये भी एक स्टेट होती है।
BHC कोई स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 127। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे हम रेडियो वेव से गामा की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, देखो इसको याद रखने का मेथड ये है, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। तो ये है रेडियो वेव, ये है माइक्रोवेव, ये है इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। देखो अगर आपको ये याद भी नहीं है ना किसकी कितनी होती है, तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसी से आप इसको सोल्व करेंगे। जब हम रेडियो से गामा की तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वेवलेंथ डिक्रीज होगी, यानी कि लैम्डा डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगी इन सब ऑप्शन में से आप ये देखो एक्सरे है ना, तो एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ होगी। गिवन ऑप्शन में से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो गामा की होती है वेवलेंथ, एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ होगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ये 400 से या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर विजिबल है और विजिबल 4000 से 7000, मतलब जो विजिबल होगा वो 5000 के आसपास आएगा। तो सेकंड को हम सी से मिलाएंगे। अब सेकंड सी इसमें है थर्ड ऑप्शन में और फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसको हटा दो और इसको हटा दो। अब आप ये देखिए कि इन सब में से सबसे छोटी जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉन है, और मैंने कहा कि मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, एक्सरे की। तो एक्सरे के सामने क्या आएगा, ए, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। तो 1 को हम ए से मिलाएंगे, और जैसे आप 1 को ए से मिला रहे हो तो आपको इन दोनों में से मैंने बताया था ना, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बिना याद किए भी इस चीज़ को अगर आप समझो कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो आप मैच कर सकते हो इसी से ही। और अगर मैं ऑर्डर भी लिखूं वेवलेंथ घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, चलो मान लेते हैं कि हम वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, अगर मैं इसको ऐसे जाऊं गामा से लेकर के रेडियो की तरफ, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो लेट हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी इन सब ऑप्शन में से, देखो रेडियो नहीं है, माइक्रो नहीं, इंफ्रारेड, तो पहले इंफ्रारेड आएगा। फिर उससे कम किसकी होगी, इंफ्रारेड के बाद विजिबल, फिर उसके बाद विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट जो ऑप्शन में है अपने पास, अल्ट्रा, और फिर उसके बाद सबसे कम किसकी होगी, एक्सरे की। अब आप गिवन ऑप्शन को ना इसी के हिसाब से लगा लो। इंफ्रारेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, डी, तो यहाँ पर डी लिख लो। फिर उसके बाद विजिबल डी, तो 10,000 के बाद सी, देखो डी का कितना है 10,000, सी का कितना है 5,000, और फिर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का कितना हो जाएगा 20,000, सॉरी 2,000 है ये। और फिर इसके बाद एक्सरे का कितना आ जाएगा, एक्सरे का मतलब ए, तो ए का कितना है 1 एंगस्ट्रॉन। तो आपको याद नहीं भी है, अगर आपको ये पता है कि वेवलेंथ घटेगी अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, या ये ऑर्डर आपको पता है, तो आप इस आंसर को मार्क कर सकते हैं सही। क्वेश्चन नंबर 128, द अर्थ्स पाथ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज। इस पर हम आएंगे, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो अर्थ के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे सबसे अंदर वाला इनर कोर, आउटर कोर, फिर उसके बाद मेंटर और क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 मेन पार्ट होते हैं, उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अर्थ कंप्राइजेज 4 सेपरेट लेयर्स, कौन कौन सी, इनर कोर, आउटर, मेंटल एंड क्रस्ट। द आउटर कोर ऑफ द प्लेनेट इज मेड अप ऑफ सेवरल पीसेस कॉल्ड प्लेट्स, मतलब आउटर प्लेट्स, आउटर जो पार्ट है, जैसे आपने पढ़ोगे टेक्टिस प्लेट्स, काफी सारी प्लेट्स होती हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट कॉज अर्थक्वेक्स, यानी कि जो ये प्लेट्स मूव करती है उसके मूवमेंट होने की वजह से अर्थक्वेक आता है। ओशनिक प्लेट्स आर द प्लेट्स अंडर द ओशियंस, द रेस्ट आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यानी कि जो ओशन के अंदर प्लेट्स है उसको ओशनिक बोलेंगे, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनकी जो प्लेट्स हैं इनका नाम होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। द प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव स्लोली बिकॉज द मोशन ऑफ मेंटल दैट लाइज अंडर द अर्थ क्रस्ट। अब ये जो प्लेट होती है वो स्लोली धीरे धीरे मूव करती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रिक्शन की वजह से जो प्लेट होती है वो मूव नहीं कर पाती ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, तो वहीं पर लॉक हो जाती है। लेकिन जो कुछ पार्ट होता है प्लेट्स का ऊपर वाला वो लॉक नहीं होता, तो उस पर प्रेशर लगाता है। द रेस्ट ऑफ द प्लेट्स कैरी ऑन मूविंग एंड लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द लॉक्ड सेक्शन।
इवेंचुअली द लॉक्ड सेक्शन फेल्स टू रेसिस्ट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा. द प्लेट मूव पास्ट ईच अदर रैपिडली. दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉज द अर्थक्वेक. तो इसी मूवमेंट ऑफ प्लेट की वजह से अर्थक्वेक आता है. द वेव्स of release energy move through the earth crust and cause the shaking feel at the earthquake site. तो मैंने आपको पूरा बता दिया क्यों earthquake आता है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रस्ट ऑफ अर्थ, लेकिन आंसर की में मेंटल ऑफ अर्थ और क्रस्ट ऑफ अर्थ दोनों ही दिया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 131. द ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल. यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, तो इसमें कोई बबल रखा हुआ है, छोटा सा बबल है. इट apparent distance is 2 सेंटीमीटर when seen through one faces. यानी कि मान लो ये फर्स्ट फेस है और ये सेकंड फेस है. तो ये रखा तो मान लो यहाँ पर है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर दिख रहा है हमें. तो मैं मान लेता हूँ कि ये इसकी पोजीशन है जो दिख रही है हमें 2 सेंटीमीटर when seen through the one face and 5 सेंटीमीटर when seen through the other face. लेकिन अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं तो लेट उसकी जो apparent पोजीशन है वो है 5 सेंटीमीटर, जब इसको इधर से देख रहे हैं तो ये 5 सेंटीमीटर सेपरेशन है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब इज 1.5, यानी इसका 1.5 है और बाहर मान के चलते कि एयर होगी, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा. तो मैं पूछा कि रियल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब कितनी होगी, तो मैं मान लेता हूँ इसको ये है L. देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वजह से जो एक्चुअल पोजिशन है वो डिफरेंट दिख रही है. तो जब हम फर्स्ट सरफेस से देख रहे हैं, देखो फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 डिफरेंट मीडिया है, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है N2 अपॉन N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N1. यहाँ पर आएगा R, यहाँ पर आएगा N2 के नीचे V और ये U. देखो ये प्लेन है, तो प्लेन के लिए जो R की वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनाइट. तो 1 अपॉन इन्फिनाइट कितना होता है 0. तो यहाँ पर ये पोर्शन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि R की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये इक्वल टू होगा 0 के. अब N2 N1 क्या है, तो N2 मतलब ये बाहर वाला मीडियम है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 अपॉन में V, यानी कि जो दिख रहा है वो कितना है 2 माइनस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ से मैंने U मान लिया है, तो N1 कितना है 1.5 और ये हो जाएगा यहाँ पर U इक्वल टू N2 माइनस N1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है 0 आएगा. तो यहाँ से अगर हम U की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं सेकंड सरफेस से, तो टोटल ऑब्जेक्ट जा रखा है और जो फर्स्ट सरफेस है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L में से 3 माइनस कर देंगे. तो अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी सेकंड सरफेस से जो हम देखेंगे L माइनस 3. तो N2 फिर से यहाँ पर ये 5, V की वैल्यू यहाँ से दे रखी थी 5 है, मतलब जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है या बबल जो है वो दिख रहा है, एपरेंट है, 1/5 माइनस N1 1.5 अपॉन में U की वैल्यू कितनी हो जाएगी L माइनस U. मतलब ये जो सेपरेशन है L माइनस U का मतलब हो गया L माइनस 3, हम उसको बाद में पुट कर लेंगे. और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी R, क्योंकि इन्फिनिटी है, तो अभी के लिए इन्फिनिटी लिख लेते हैं, 0 हो जाएगा यहाँ पर. तो इसको जब हम L के लिए सोल्व करेंगे, देखो ये L सोल्व करने पर L माइनस U इक्वल टू आएगा 7.5, या फिर L इक्वल टू आ जाएगा 7.5 प्लस U की वैल्यू कितनी है 3, सो इट विल बी 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 139. कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता. देखो सिंपल अगर मान लीजिए y इक्वल टू A साइन या कोस ओमेगा टी है, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सही नहीं है, ये भी SHM को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी SHM को रिप्रेजेंट करेगा, और AE की पावर I ओमेगा टी को आप साइन और कोस में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी SHM को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन जो tan ओमेगा टी है ये इस तरह का उसका ग्राफ होता है, तो ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी. सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कंटिन्यूसली एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. देखो कौन कौन नहीं होंगे मैं बता देता हूँ. जैसे y इक्वल टू अगर मान लीजिए log है, log A log B या log X कुछ भी है, log ओमेगा टी, तो वो SHM नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 140. विच ऑफ द प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट. पहले मैं आपको बता देता हूँ. मरकरी की 0 सैटेलाइट, विनस की 0, अर्थ की 1, मार्स की 2, जुपिटर की सबसे ज़्यादा है 92,
सैटर्न की उससे कम है 82, यूरेनस की 27, नेपच्यून की 13। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जुपिटर, और उसके बाद आएगा सैटर्न। फर्स्ट पे जुपिटर, सेकंड पे सैटर्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 141, अ टॉर्क ऑफ 50 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन अ व्हील एट रेस्ट रोटेट थ्रू 200 रेडियन। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम हो गया 5 सेकेंड। पूछा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा कितना होगा। जैसे ये इक्वेशन होते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हो गया लीनियर मैकेनिक्स में। रोटेशन मोशन में हम v को ओमेगा लिख लेते हैं, इनिशियल स्पीड को, एंगुलर स्पीड को ओमेगा नॉट, एक्सीलरेशन अल्फा टी। डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलेगा ओमेगा नॉट इंटू में टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल हमें टाइम पता है, ये भी पता है कि ये रेस्ट से मोशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी होगी, 0। देखो टॉर्क का यहाँ पर कुछ काम नहीं, सीधा इस इक्वेशन को यूज करते हैं थीटा को, क्योंकि हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू में टाइम प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। थीटा नॉट तो हमें पता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 200 रेडियन है, ओमेगा नॉट कितना 0, तो यहाँ पर 0 प्लस हाफ अल्फा निकालना है, और टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हम सोल्व करेंगे अल्फा के लिए, तो ये हो जाए 2 इंटू में 200 इक्वल टू अल्फा इंटू में 25। 25 को 200 मतलब 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 16 अल्फा की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। टॉर्क की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 143, अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सॉइल बबल इज सीन अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, देन द कलर ऑफ फिल्म appears to be। देखो पहले इसको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। इस केस में आपको ब्लैक कलर दिखेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इनसाइड द फिल्म इज इररिलेवेंट। द टू रिफ्लेक्टेड वेव्स आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ फेज एंड इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिवली, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जो कलर होगा ब्लैक दिखेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज हीट, किसमें से हीट बाहर आएगी। देखो अगर आपको किसी चीज़ को फ्रीज करना है, तो अगर मान लीजिए आपको पानी को फ्रीज करना है, तो उसकी जो आइस है, सॉरी उसका जो हीट है, आप उसको बाहर निकालोगे तब वो फ्रीज होगा, क्योंकि अगर वो पानी है तो हाई टेम्परेचर पे होगा, आइस होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो उसकी हीट बाहर आएगी तभी तो वो फ्रीज हो पाएगा। तो रिलीज हीट किस में होगा, एक तो फ्रीजिंग में। जब फ्रीजिंग में होगा तो थर्ड ऑप्शन तो हमें लेना ही लेना है, इनको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब कंडेंसेशन कब होता है, जब चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, जैसे वेपर है, तो वेपर अगर मान लीजिए कंडेंस हो रहा है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, उसमें से हीट बाहर आ रही है। तो इसके अलावा यहाँ पर होगा कंडेंसेशन, यानी कि फर्स्ट भी ठीक होगा, तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। मेल्ट करने में हीट देनी पड़ेगी, वेपराइजेशन में हीट देनी पड़ती, रिलीज नहीं होती है।